चलो now, so every third object with which we deal in day-to-day life are made of carbon. हर तीसरी चीज कार्बन की बनी है. समझ में आया? We all organisms are made up of carbon. जो लकड़ी है वो कार्बन की बनी है. जो सेलुलोज है, जो पेपर है, वो कार्बन का बना है. जो सेलुलोज का कपड़े हम पहन रहे हैं, इट इज ऑल मेड ऑफ कार्बन. प्लास्टिक इज मेड ऑफ कार्बन. पीवीसी पाइप इज मेड ऑफ कार्बन. इवन जो पेंट है वो भी कार्बन का बना हुआ है. हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वे सभी कार्बन के बने. ऑल द ड्रग्स विच वी टेक आर ऑर्गेनिक. तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि जो भी दुनिया में अगर 51 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 50 लाख कार्बन कंपाउंड है. और हर हफ्ते 7000 नए कार्बन कंपाउंड और डिस्कवर हो जाते हैं. तो अब यहाँ पर देखिए, जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसके दो हिस्से हैं. देयर आर टू ब्रांचेस. वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Chemistry is the branch of science which deals with properties of atoms, molecules and compounds. जो भी compounds हैं, molecule of elements हैं, compounds हैं, उनकी property को लेकर डील करती है. समझ में आई बात कि नहीं? तो या ये भी कर सकते हो, the branch of science which deals with properties of chemical is called chemistry. जो केमिकल से डील करे, किसी भी तरीके का केमिकल, तो उसे क्या कहेंगे? केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री कौन कौन से दो तरीके की बोलो? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? दैट इज ऑल द केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो हमारे अंदर बनते हो या किसी बैक्टीरिया के अंदर बनते हो. जैसे एसिडोबैक्टीरियस बैक्टीरिया है, वो अपने मुंह से जो निकालता है सलाइवा, वो हो जाती है सीरम. जो निकालता है वो एसिटिक एसिड है. इसी तरीके से जो स्टिंग करती है लाल चींटी, उसको कहते हैं फॉर्मिका, कहते हैं ना लाल चींटी को, तो फॉर्मिक एसिड. तो जो भी चीज हमारे अंदर बनती है, एनीथिंग विच इज सिंथेसाइज्ड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या which is synthesized in organism comes under organic chemistry. सिर्फ इतनी बात. उसमें पेड़ दिया जाते हैं, पेड़ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनीथिंग which is synthesized, which is, और जो भी चीज हमारे अंदर बनेगी वो सब कार्बन की होगी. synthesized in living organism comes under organic chemistry. ठीक है. It essentially contains carbon. इसमें कार्बन अवश्य होगा. It essentially contains carbon as major constituent. दूसरी चीज अल्प मात्रा में होंगी, लेकिन मुख्य घटक क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट्स. सो इट कंटेन्स मेनली. ठीक है. अदर देन ऑल केमिकल्स, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसमें हमने क्या बताया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सो वॉट एवर इज नॉट सिंथेसाइज्ड विद इन लिविंग बींग्स
comes under inorganic chemistry. The chemicals, chemistry which deals with the compound, chemistry which deals with substance, not synthesized in living organism. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न बने उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किया जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सच कंपाउंड्स are called organic compounds. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी क्या होता है कि जो सिंथेसाइज होते हैं या डिके हो जाते हैं, फॉसिल्स जैसे मीथेन, इथेन, ये सब कभी पेड़ हुआ करते थे, जमीन के अंदर लकड़ी दब गई तो बताओ हीट एंड प्रेशर की वजह से वे क्या बन गए, कोल। तो कभी कोल बन सकते हैं या हाइड्रोकार्बन। कभी कभी डायनासोर्स सी बेड में चले गए और उनके ऊपर सिल्ट जमा हो गया, वो पत्थर बन गया और नीचे वो पिघल के, क्योंकि ऐसे समुद्र के अंदर तो लकड़ी नहीं बनेंगे ना, तो पिघल के वो क्रूड ऑयल, बदबूदार क्रूड ऑयल बन गए, ठीक है। जिनको पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रो का मतलब रॉक, ओलियम का मतलब ऑयल। तो जो रॉक को ड्रिल करके ऑयल निकाला जाए उसे क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। विश्व में सबसे ज्यादा रिफाइनरी कहां पर है, भारत में है। तो वैसे तो सबसे पहली रिफाइनरी अमेरिका में बनी थी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा भारत में है। ये रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके यूरोप में बेच रहा है, जबकि भारत में इतना तेल कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों के लिए रिफाइन करते हैं इतनी सारी रिफाइनरी। अब देखो, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये क्या कंटेन करेगा, विच कंटेन्स कार्बन एंड एच। एग्जाम्पल बताओ, क्या मीथेन हो सकता है इसमें, और ब्यूटेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स, बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H6 H12O6 जो ग्लूकोज है, प्लांट्स बनाते हैं। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, C12 H22 O11, ये शुगर है, केन शुगर है। तो ये सब हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो कंपाउंड्स है उन्हें क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड such compounds are known as inorganic compounds. Such compounds are known as inorganic compounds. बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब अभी तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे, लेकिन अगली क्लास में आते आते इन दोनों की दो शाखाएं हो जाएंगी। एक उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी और फिर एक इनऑर्गेनिक। अभी तो ये चैप्टर है, लेकिन बाद में आपकी दो बुक्स होंगी केमिस्ट्री की, 11, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो हम इस चैप्टर में मेनली किससे डील करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलो, अच्छा, व्हाट इज द अब देखिए कि जो बर्जीलियस का क्या लॉ था,
that is now okay. Berzelius law is also known as Berzelius law is also known as बर्जीलियस की डिवाइन थ्योरी थी, ठीक है, और एग्जैक्ट होगा तो हम देख के बता देंगे। तो ये क्या बताती है? बर्जीलियस जिन्होंने ये सिंगल और डबल लेटर सिस्टम दिया है। तुम लोगों ने 9th में 2 नाम पढ़े थे, डाल्टन ने जिन्होंने सर्कल में बनाए थे, और एक है जिन्होंने क्या किया है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, 2 लेटर सिस्टम और 1 लेटर, जैसे नाइट्रोजन को N कहेंगे और सोडियम को Na कहेंगे। ये सब किसने बताया? ये पूरा जितना नाम दिया गया सब बर्जीलियस के द्वारा। तो ये भी एक केमिस्ट हैं, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कौन सी? बर्जीलियस डिवाइन थ्योरी। तो बर्जीलियस ने क्या बताया कि वॉट एवर इज सिंथेसाइज्ड विद इन, जो हमारे अंदर सिंथेसाइज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बाहर नहीं सिंथेसाइज किया जा सकता। ओके, तो ये किसके द्वारा दी गई थ्योरी है? दैट इज गिवन बाय बर्जीलियस। सो वाइटल फोर्स थ्योरी इसमें लिखा है, नाम बदल दो, बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स का मतलब समझते हो? अदृश्य शक्ति। तो उसने बोले भैया इनमें जान है, ये सब तुम नहीं बना सकते, मीथेन इथेन नहीं बना सकते, ये जान वाली चीज है, एसिटिक एसिड कोई बना लेगा? तो बोले नहीं बना सकते, क्योंकि ये कोई भगवान बना बना के भेज रहा है, हम तुम कैसे बना? ये वाइटल फोर्स का मतलब अदृश्य शक्ति। तो उन्होंने ये थ्योरी बताई कि इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन विट्रो कंडीशन। ये लैब की कंडीशन में कोई नहीं बना सकता, कि कोई चाहे कि टेस्ट ट्यूब में मीथेन बना ले तो नहीं बनाया जा सकता, टेस्ट ट्यूब में यूरिया बना ले, यूरिन में यूरिया है बना सकते हैं। तो फिर यूरिया बना दिया हूलर ने। अगली लाइन पढ़ो अपनी बुक की, ये देखो कितनी अच्छी बात करी, पढ़ लिया पूरा चैप्टर, बोल रही है और क्या बोले, बना दिया। तो हूलर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वॉट एवर इज सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब कंडीशन। ये कौन सी थ्योरी है? वाइटल फोर्स थ्योरी, की अदृश्य शक्ति बना रही, इसे बना नहीं सकते हम लोग, उसमें जान है। लेकिन हूलर ने क्या कर दिया? टेस्ट ट्यूब में यूरिया बना के दिखा दिया, बोला लो हमने तुम्हारे गॉड को परख नली में बंद कर दिया है, अब इसी में है। और इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी ध्वस्त हो गई। तो व्हाट इज बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी? जैसा कि सौम्या ने बताया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, which are synthesized within living organism cannot be synthesized under lab condition. This is Berzelius vital force theory. Organic compounds which are synthesized within organism is due to some vital force। ये किसकी वजह से?
किसी अदृश्य शक्ति की वजह से, हेंस इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब कंडीशन, इज ड्यू टू वाइटल फोर्स। नहीं तो अगर हम बनाने लग जाएं तो उनका कहना था कि हम बनाने लग जाएं फिर एक दिन हम जान भी बना लेंगे, उसमें जान भी डाल देंगे, तो हम तो नहीं डाल पाएंगे जान। तो मैंने कहा फिर ये वाइटल फोर्स ही है। सो इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड अंडर लैब कंडीशन। मतलब आप केमिकल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो एक तरीके की सोल भी होती है, एनर्जी भी होती है, वो तो कोई नहीं डाल सकता। सो हेंस दे कैन थिंक, दे कैन बायोकेमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। सो इसलिए वो चीज लैब में अगर हम बना पाते, उनका ये मानना था, तो फिर हम ह्यूमन ही बना लेते। तो इसका मतलब है कोई वाइटल फोर्स है इसके पीछे, ये उन्होंने माना। तो अंडर लैब कंडीशन ये बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखो होलर ने क्या किया, तो बुक में क्या लिख रहा है कि होलर हैज प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने किससे बना लिया बोलो? अमोनियम साइनेट से बना लिया। एंड फाल्सिफाइड वाइटल फोर्स थ्योरी, और झुठला दिया। फाल्सिफाइड, अगर फाल्सिफाइड ना याद रहे तो रिफ्यूटेड भी लिख सकते हो। वाइटल फोर्स थ्योरी और एक ही मतलब है, उन्होंने उस थ्योरी को झुठला दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने NH4CNO लिया, इसको कहते हैं अमोनियम और इसको क्या कहते हैं? साइनेट, साइनेट आयन है, ठीक है। तो ये अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अमोनियम साइनेट मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अमोनियम साइनेट क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। इन्होंने टेस्ट ट्यूब में इसको वाटर में सॉल्युबल हीट किया, और हीट करने के बाद इन्होंने NH2CONH2 बना दिया, जो कि यूरिया है। और ये हम लोगों का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, हमारी बॉडी से क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। तो क्या इन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया, और यही थ्योरी का फॉल्सिफिकेशन हो गया। सो देखिए, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये कैसा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस तरीके से किया। ये जरूरी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या उनमें कार्बन होना जरूरी है? बोलो हाँ, नहीं तो बोलो कुछ। जरूरी है। तो जो इनऑर्गेनिक है, क्या? जैसे इनऑर्गेनिक NaCl होगा, एग्जांपल देखो NaCl। क्या इनऑर्गेनिक में और बताओ HCl हो सकता है या HNO3 हो सकता है, जो हम अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं। अच्छा, CO2 किस में आएगा? ऑर्गेनिक में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज बाहर में पाई जाती है, उन्होंने कहा नहीं ये तो बाहर रहती है, इसलिए उन्होंने उनको ही चुना जो हमारे अंदर। हम तो एक्सचेंज करते हैं वातावरण से, बोले ये तो एटमॉस्फेयर में, नहीं हम इसको नहीं डालेंगे, जो मनुष्य में बनता है वही ऑर्गेनिक। और जो बाहर क्रस्ट से निकाला, तो CO2 को उन्होंने किस में डाला? तो अगर जब तुम्हें CO2 पढ़ना है तो इसमें कार्बन कंपाउंड्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें एसेंशियली है और इसमें आ भी सकते हैं 3-4 ही कार्बन के हैं। जैसे तुमने पढ़ लिया था सोडा ऐश, Na2CO3, Na2CO3 भी आ जाएगा, और बेकिंग सोडा भी आ जाएगा, और बाकी और कुछ नहीं आएगा। होने दो, क्योंकि बेसिस तुम्हारा कार्बन का होना या ना होना नहीं है, जो चीज हमारे अंदर बनती है वो है। अब लेकिन वो सब तो कार्बन की ही बनती है, तो इसलिए इसमें तो सभी जरूरी है कि कार्बन हो, लेकिन इसमें हो भी सकते हैं और इसमें नहीं भी हो सकते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 50 lakhs इन नंबर, एंड इट इज 1.25 lakhs।
and 7,000 new organic compounds are synthesized per week। और इसमें कुछ एक दो बहुत मुश्किल से कभी साल 2 साल में बनते होंगे तो नोबेल प्राइज मिल जाता है, इसमें बन जाते हैं। तो इसलिए जब यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई तो फिर होलर ने कहा कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही नहीं गई, अब तो कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं है, तो होलर ने बेकारी में डिवाइड किया, मिलाओ दोनों केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम तो बाहर बना रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया, फॉर्मिक एसिड बना दिया, उन सबके नाम दिए हैं, हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले यही थे, इनका नाम देख लिया। तो फिर उन्होंने कहा मिला दो, तो अब बर्जीलियस ने कहा मत मिलाओ, इसमें 50 लाख की फैमिली है, ये अपने आप में ही एक सिलेबस है और इसमें हर हफ्ते 7,000 नए हो रहे हैं, बेटर टू स्टडी इट सेपरेटली। समझ में आया? और उनका डोमिनेंस भी था, उनकी बात मानी गई, उन लोगों ने कहा ठीक है ये सही बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से ही पढ़ा जाए, इतना बड़ा मिक्स मत करो। तो उन्होंने 50 लाख जो थे, 50 लाख कंपाउंड है, उसकी 7 फैमिली बनाई। बोला जितने भी कंपाउंड है वो सिर्फ 7 फैमिली जिसने पढ़ लिया उसने 50 लाख कंपाउंड पढ़ लिया। अब उन्हीं 7 फैमिली के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। उनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जो 7 फैमिली हैं, जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ऐसे तुम्हें पढ़ाया गया होगा स्कूल में, कीटोन, ऐसे कुछ कुछ होगा, वो सब इसके 7 फैमिली, यानी 7 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो 7 तरीके के परिवार है, फिर उनकी एक जैसी पढ़ो, और इसमें इसको अलग से पढ़ा, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए देयर आर 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं। तो उन्होंने इस क्रिस्टल से क्या कर दिया बताओ? एकलव्य को डिस्टर्ब नहीं करो, बता रहा हूँ, बार बार उनके पापा का रोज फोन आता है, कुछ भी मत करो, तुम्हें जहां रखना है बैग किनारे रखो, कहीं रखो। समझ में आया? है? इसे हीट किया है। अब ये क्या बन गया? देखो कार्बन की कितनी होती है वैलेंसी? 4 होती है। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में कितने हुए? 4 हुए। लुईस डॉट, ये तो जानते हो ना, डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताओ N की कितनी होती है आउटर ऑर्बिट में? कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 होते हैं N के। देख लो N में क्या होता है, 2 और 5, इसको 5 होते हैं, 5 होते हैं और 3 की जरूरत होती है। तो 2 यहाँ रखो, 1 इधर रखो और 2 यहाँ रख दो, सही है? अच्छा बताओ एक और N इधर लो, N के कितने होते हैं और कार्बन के कितने होते हैं बताओ? 2, 4, मैंने 4 दिखा दिए क्या? N के कितने दिखाओगे? 5। बोलो बात समझ आ गई? अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं बताइए जरा? 6। तो 2 यहाँ दिखाओ और बाकी 2 यहाँ और 2 यहाँ। ये सभी इन्होंने ग्रुप बनाया है सिर्फ अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के उद्देश्य से, सब अपने अपने चक्कर में है। तो हाइड्रोजन भी अपने अपने चक्कर में है कि मेरा किसी तरीके से क्या पूरा हो जाए, डुप्लेट पूरा हो जाए। तो वो यहाँ आ गया इसके पास। ये देखो इसने कहा क्या तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दोगे? उसने कहा ले लो। अच्छा जो शेयरिंग होती है वो इस बेसिस पर होती है कि जितना हम तुम्हें दे रहे हैं तुमसे उतना लेंगे। शेयरिंग यही चीज है। इस ऑक्सीजन ने कहा अच्छा तुम हमें दे दो, बोले ले लो, 2 अपने 8 पूरे कर लो। देखो इस घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका 8 पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब इस नाइट्रोजन ने कहा तुम भी मुझे दो, ये इसका कवर कर लिया। बोलो कितने हो गए अभी तक? और एक इससे भी ले लिया। तो इसने इनसे तो लिया क्योंकि दिया था तो लिया। अब कार्बन से भी एक ले लिया तो कार्बन भी इससे एक लेगा। इनके डुप्लेट पूरे हो गए। अच्छा इनके डुप्लेट पूरे हो गए। अब इस नाइट्रोजन के बारे में सोचो, इसने क्या किया? उसने यहां से लिया, यहां से लिया और एक इससे भी ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसने क्या किया बताओ? 8 पूरा हो गया, काउंट करो।
2 3 4 5 6 7 8। कार्बन क्या करेगा, कहेगा देखो हमने तुम्हें एक दिया है अपना, तुम भी अपना एक दो, ठीक है, तो ये भी दे देगा और ये इधर से ये भी एक ही देगा। अब क्या ऑक्सीजन को उसने 2 दिया था तो उसके 2 लपेट लेगा, तो 2 3 4 5 6 7 8। जो इस ये वाले बॉन्ड हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसको डबल बॉन्ड। तो सी और ओ के बीच कैसा बॉन्ड दिखाया जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच सिंगल और इनके बीच सिंगल, और यहाँ पर भी देखो ये दैट इज NH, तो ये है NH2CO NH2, ये यूरिया है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। यही खेतों में डाला जाता है यूरिया भी, तो हमारे लिए ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, लेकिन खेतों में इसी की वजह से उपज होती है ना। अब देखें कि बॉन्डिंग इन कार्बन, क्या चीज कार्बन एलिमेंट फॉर्म में क्या होता है और कंबाइंड फॉर्म में? अभी कार्बन के बारे में और कुछ बताना है, हम सब बता दें क्या, थोड़ा बता दें फिर आपका प्रश्न लेते हैं। सी देयर आर 50 lakh कार्बन कंपाउंड्स। जब मैं कंपाउंड बोल रहा हूं तो समझो किसी से ये मिला जुला है ना, कार्बन कंपाउंड्स, एंड 7000 आर जो है नए सिंथेसाइज्ड, एंड 7000 न्यू कार्बन कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड एवरी वीक। ये क्यों होता है ये अभी बताएंगे। एवरी वीक। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड सेपरेटली। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल इन नेचर है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। उससे कह दो ऐसा बॉन्ड बना लो, वैसा कहता हाँ बना लो। वो किसी से कहो कि सिंगल बना लो, हाँ बना लूंगा सिंगल। अच्छा डबल बना लो, हाँ डबल बना लूंगा। इससे कहो अच्छा तुम्हें एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाना, कहता हाँ बना लेंगे। एन ने कहा हमें तुम्हारे 3 चाहिए, बोला हम भी तुम्हारे 3 ले लेंगे, 3 तुमसे ले लेंगे, इससे 1 इससे ले लेंगे, हमको 4 चाहिए। कार्बन को 4 बार बनाना, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, और जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सबके साथ उतनी मजबूती से बॉन्ड बना सकता है। समझ गई बात कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है ये इतना है, ये इथीन है, देख लो। अगर तुमने कभी पढ़ा हो एन जानते हो, और डबल बॉन्ड हो जाए तो इन बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? इथेन होता। अगर सिंगल होता तो क्या बोलते, बोलो? दैट इज कौन बात, दैट इज C2H4 है, तो ये C2H6 है। बात समझ में आई? इसको इथेन कहेंगे। अभी हम देख लेंगे, इस कार्बन में 3 इससे 4 बॉन्ड बना रहा है, ये इथीन है। इसका क्या नाम है? अगर बहुत सारे इथीन एक साथ जुड़ जाएं तो कहा जाएगा पॉलीइथीन, पॉलीथीन। और इतना मजबूत है, हमको इस पे इतना भरोसा है। और 4 किलो चीनी डालो, भर दो बोरा पूरा, 100 किलो का। मजाल है एक बॉन्ड टूट जाए। और शान से टांग के आते हैं घर पे, चाहे आप हो चाहे आपकी मदर, उनको मालूम, बोलो ये क्या है बेटा? पॉलीइथीन है, इसमें 100 किलो आएगा, इतना मजबूत बॉन्ड है। ये चीज होती है। तो ये इतना वर्सेटाइल, इससे जो बनवा लो। अभी तुमने वो देखा था प्रगति मैदान में, जेब से निकाले और ऐसे फैला दिए, टीवी बन गया, और फिर मोड़ मार के ऐसे करके जेब में टीवी डाल दिए प्रगति में। अब मिल रहा 20-20 हजार का खड़ा। बस सिर्फ एक तरफ स्विच लगानी है या एक बैटरी लगानी है, बस तुम्हारा टीवी चल रहा है। बस 20,000। हाँ, अब कितना बड़ा, इतना बड़ा, बस मोड़ मार के जेब में डाल लो, फेंक दो, कुछ करो, पैर से भी वो मार रहा है, ये चमक कुछ नहीं हो। तो आप समझ गए कि नहीं? तो हम देख रहे हैं 50
लाख कंपाउंड है इसके, और ये वर्सेटाइल, अभी बताएंगे कैसे वर्सेटाइल, जैसे बताया सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, और भी बहुतों के साथ बनाता है। तो इसलिए यही तो इसकी वर्सेटिलिटी है। तो अब हम ये सब देखेंगे। जबकि हाउ एवर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेरिली, वो सिर्फ कितने हैं? 1.5। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 1.25 lakh. So both are studied separately. इसलिए क्या होगा? Both are studied. E होगा। अब जरा देखें बॉन्डिंग इन कार्बन। तो हम ये जानते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। ईशान, केमिकल बॉन्डिंग से तुम क्या समझते हो? तो एटम्स के बीच का केमिकल बॉन्ड। हाँ, उससे तुम क्या समझते हो? शेयरिंग और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह। सो दैट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms either by donation or by sharing is called chemical bond. चलो केमिकल बॉन्ड पहले समझो। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स either by transfer of electron, transfer और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड खुद दो तरीके के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स। पहला है जो पिछले चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ चुके हो, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और वहां आपने पढ़ा भी था, इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? और इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपसे NaCl में दिखाया था और MgCl2 में भी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होता है कि नहीं? MgCl2 या और भी CaCl2, यही सब तो एग्जांपल है, उसमें आपने पढ़ रखे हैं जिसमें एक्चुअल में ट्रांसफर होता है। और दूसरा कौन सा बॉन्ड है बताइए? कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट इज सही है। एटम्स बोलो। बॉन्ड फॉर्म या केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखो, शेयरिंग का मतलब जैसे यहां दिखाया, अगर एक हाइड्रोजन में एक है और दूसरे में भी एक है तो डुप्लेट कैसे पूरा करें? वो कहे कि भाई आप ये अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, शेयर कर लो, और मैं आपका ले लूँ, तो शेयरिंग हुई कि नहीं? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि H के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है क्या, और दूसरे H में भी एक प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इन्होंने कहा कि हम इतने करीब आ जाएं कि हमारी ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं, तो मेरी ऑर्बिट में मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मान लूं और तुम अपनी ऑर्बिट में, तो क्या दोनों की ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए? यही शेयरिंग है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से दिस इज वही चीज यहां होगी। ओके ना। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई कार्बन, जो कि 3 नंबर का है, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन ये पूछा, गिव द रीजंस। Because it has 4 valence electrons and for sharing 4 electrons, very more higher energy is needed. यही चीज है। सो क्वेश्चन है वाई कार्बन प्रिफर्स, ठीक है, मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स।
एंड नॉट इलेक्ट्रोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता और कोवैलेंट बनाता है, ऐसा क्यों होता है? ना। सो कार्बन हैज 6 electrons, 2 in K shell and 4 in ये L shell, 2 in K shell and 4 in L shell, ये चीज है। Now अब it can complete its octet by receiving 4 electron in second shell। अगर मतलब 4 ले ले तो ऑक्टेट हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है? इट कैन कंप्लीट इट्स डुप्लेट। 4 दे दे तो क्या डुप्लेट बन जाए, और 4 ले ले तो ऑक्टेट बन जाए। सो इट कैन, अब ये देखो यहां पर पहला, इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, कैसे ऑक्टेट पूरा कर सकता है? बाय रिसीविंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स एंड कैन फॉर्म, ऐसा कर ले, 4 अगर ले ले किसी से तो क्या 4 माइनस बन जाएगा। एक कार्बन है, इसको 4 मिल जाए तो ये बन जाए। मेरा कहने का मतलब C और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाए। 4 तो इसके पास है ही है आउटर में, और 4 कोई और दे दे तो ऐसे में क्या इसके पास फिर 8 हो जाएंगे, और उस पर 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्या सही है? बट इट कैन नॉट डू सो। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? So, but it can not do so, क्योंकि जो सेंटर में इसके 6 प्रोटॉन है, और 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर इज इनॉर्मस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनों के बीच में बहुत रिपल्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना आसान नहीं होगा। तो ये जो भी स्पीसीज बनाई गई है, सो बट इट कैन नॉट डू सो एज देयर विल बी हायर। इनके बीच में क्या होगा बताइए? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? हायर रिपल्शन बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 केसेस हैं। सो it does not form, that is tetravalent anion। ये मतलब टेट्रावेलेंट एनायन नहीं बनाएगा, ठीक है कि नहीं? सो इट डज नॉट फॉर्म। इसलिए ये तो बिल्कुल ये जो संभावना थी ओवर रूल्ड हो गई, बना ही नहीं सकता। सो इट डज नॉट फॉर्म टेट्रावेलेंट एनायन। टेट्रावेलेंट एनायन तो नहीं बना सकता ना। अब दूसरी स्थिति देखो, मतलब 4 वैलेंसी है, जितना चार्ज होता है, तो इसकी जैसे ऑक्सीजन है तो O2 माइनस है, तो ये बाई वैलेंट एनायन, और Mg बाई वैलेंट कैटायन, ये उसकी वैलेंसी तो है। तो टेट्रावेलेंसी तो है, लेकिन टेट्रावेलेंट एनायन नहीं बना सकता ना। अच्छा, अब जरा देखो क्यों नहीं बना सकता, ये तो तुम्हें पता चल गया ना। अब देखो, इट आल्सो कैन डोनेट 4 electrons from its second cell and can complete its duplet। ये तो क्यों करता बताओ? ऑक्टेट पूरा कर रहा है। लेकिन
carbon can donate 4 electrons from K shell and can complete its duplet, और अपना डुप्लेट भी पूरा कर सकता है। एल शेल लिखो, एल शेल एंड कैन कंप्लीट इट्स डुप्लेट। जैसे सी है, सी के पास 4 थे और ये चारों ही किसी को दे दे और सी बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन हटा दे, तो ऐसी स्थिति में अंदर वाले ही तो 2 बचेंगे। लेकिन तुमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन जब तुम निकालोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में 1200 किलो जूल है। देख लो, एक इलेक्ट्रॉन था तो कैसे होगा, जरा देखो, सी था और सी में से तुमने कहा चलो यहां से, जैसे ही इससे दूर गया, देख लो, तो अब तुम्हारे में से यहां देख लो, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर कितने थे बताओ, 4 है। तो चौथे वाले को बोलो तुम्हें यहाँ नहीं रहना, निकलो यहाँ से, ये चौथा वाला है, इसको निकाल दिया। इसके निकलते ही इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो नेट चार्ज क्या हुआ, 1+ का हुआ कि नहीं भाई, 6 प्रोटॉन। हाँ एक लग रहा है, बताओ नेट चार्ज कितना हुआ, +2 का कि +3 का। आप आगे बैठे, ये चलेगा नहीं क्योंकि डेली डिग्रेड हो रहा है। आइए, आप अभी भी उधर देख रहे थे सार्थक की ओर, सुंदर है तो क्या देखते ही रहोगे, आओ बैठो इधर, चलो। हाँ बोलो इधर, +1 चार्ज हो गया। अब जब इस पे +1 चार्ज हो गया तो अब आपको इसको अगर हटाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो इसको यहाँ से हटाने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ा बताओ, यानी इस कार्बन को तुमने निकाल दिया, तो अब क्या ये C+ बचा और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 12,000 तो इसको प्लस, यानी ये जो चीज है आपने इसको दिया 12,000 किलो जूल एनर्जी पर मोल। पर मोल का मतलब समझते हो, 12 ग्राम। अच्छा अब C+ बना, बोला नहीं नहीं एक नहीं निकालना, 4 निकालने हैं, एक और निकलो। अच्छा अब एक और निकालो, ये निकल गया। अच्छा तुम भी बाहर आओ, देखो इधर, तुम भी तो बाहर आओ, ये बाहर इसको भी निकाल लिया। अब बताओ कितना चार्ज बचा जरा, +2 बचा कि नहीं। तो अब तुमने इससे कहा कि नहीं, तो अब अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि और मुश्किल, क्योंकि वो डबल ताकत से, तो उसमें इसको 3600 लगानी पड़ती है, और थर्ड वाले में तो 72 और चौथे वाले में 13,000। कहाँ से लाओगे इतनी एनर्जी, 20 किलो जूल के लिए तो मारा मारी है, तुम इतनी ला पाओगे क्या, सूरज के पास ले जाओगे लाने के लिए। तो अब C+ है, उसमें से तुम एक और निकाल लिए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस 3600 किलो जूल। अब बोलो अब C2+ में से एक और निकाल लो, ये निकल गया, क्या तो तुम भी चलो। अब कितना हुआ, तो बोलो आसान रहेगा कि और मुश्किल सफर है, दैट इज 7200 किलो जूल। और अब ये C3+ बन गया, और ये C3+ बनने के बाद अब तुमने इसे अभी भी नहीं छोड़ा और बोला चलो 13,000 किलो जूल लो और चौथा भी निकलो, और ये बन गया। सो thermodynamically it is impossible, a very high amount of energy is needed to dig out 4 electron from that is carbon atom, so it cannot form। ये सब तो बताने की बात है, बस इतना ही आपके मतलब का, इन सब चीजों का मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वास्तव में होता क्या है। समझ में आ गई ना बात। आपको क्या लिखना है, वेरी हाई, सबको टोटल कर लो। सो वेरी हाई अमाउंट ऑफ ओके, लिखे इस बात को। सो वेरी हाई
amount of energy is needed to dig out 4 electron. Dig out 4 electron. ठीक है? So it is not possible. As very high amount of energy is needed to dig out 4. So this is not possible. Hence, carbon does not form. इसलिए कार्बन नहीं बनाता C4 प्लस, पहले लिखा था C4 माइनस, लेके नहीं बनाता और देख के नहीं बनाता. From case 1 and 2 we can conclude that it does not go for making electrovalent bond या ionic bond. So from case 1 and 2 we can conclude that carbon does not form ionic bond. Further, it completes its octet by sharing of यही क्वेश्चन करके दिखाओ. Why carbon prefers to make covalent bond? And does not make ionic bonds. क्वेश्चन नंबर 2 में यूरिया का स्ट्रक्चर बनाना, 2 ही क्वेश्चन करने हैं. सो मेक शो कोवेलेंट बॉन्डिंग in NH2 और CO NH2. हाँ, इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पूरी करनी. दोनों बनते हैं, सब बनने लगेंगे. उसी में है, तो आप उसकी चिंता मत करो. आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. अब हम देखें कि जस्टिफाई अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम. कि वाई, इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं. That is why carbon makes a large number of compounds. पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि 50 लाख कैसे बना लेता, दूसरे तो नहीं बनाते हैं, तो कार्बन कैसे बना लेता है. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है. Why carbon makes a large number of compounds. सेकंड, ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अमंग अदर एलिमेंट्स. दूसरे एलिमेंट्स में ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? वैसे तो 118 है, लेकिन कार्बन की ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट. अदर एलिमेंट्स
और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। ये 2 ही मार्क का आएगा, व्हाट आर द 2 ऑफ कार्बन एटम। नाउ अब देखिए कि बात नहीं करो। सो पेपर जमा करो। और कौन कौन कर रहा है? जमा करें जिससे आगे बढ़ सकें। Now, so carbon has 4 electron in its outermost orbit. Outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Carbon has 4 electron in its outermost orbit. ठीक है? To complete its octet, it requires 4 electron. 4 electron चाहिए. So, to complete its octet, it that is requires 4 electron. So it ये क्या करेगा? It is called tetravalent. इसका नेचर क्या है? So carbon is tetravalent in nature. Is tetravalent in nature. ये tetravalent है. It completes its octet by sharing octet. ये कैसे करेगा बताओ? शेयरिंग ऑफ वैलेंसी तो कैसे भी फुलफिल की जा सकती। हाँ, सो इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसकी टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी इज इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या बताई? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो टेट्रावैलेंसी इज इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप हेडिंग में भी डाल सकते हैं टेट्रावैलेंसी इज, उस पर पूरे मार्क्स हैं। इज इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जरा देखो, इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड नहीं बनते कभी, क्योंकि इतना 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, वही बड़ा मुश्किल है। सो इट कैन मेक, क्योंकि जिसको 4 बॉन्ड बनाने हो, टेट्रावैलेंसी में 4 बॉन्ड चाहिए कि नहीं, तो वो सिंगल भी बना लेगा। अभी तुमने डबल देखा, और ट्रिपल की भी जरूरत है तो वो भी बनाएगा। दैट इज इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड ये किसके किसके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। सिंगल बॉन्ड किसके किसके साथ? और बहुत मजबूत, ऐसा छोटा मोटा नहीं। विद हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सब के साथ। और मौका पड़ने पर ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। भाई अब आप देख लो, जैसे CH3 है, अब मान लो इसी में ऐसे O, तो CH3OH, मीथेनॉल, स्प्लिट। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक कार्बन से ले लिया, तो बोलो कार्बन के साथ इसने सिंगल बनाया कि नहीं? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नाइट्रोजन के साथ भी सिंगल बना सकता है? मतलब कभी ऐसा तुम्हारे मन में ऐसी फीलिंग आई है कि नहीं आई है? ऐसी फीलिंग अभी अभी आई है, तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है।
सो इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड, इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है? और सेल्फ के साथ भी होता है, वो कैटिनेशन में आएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ सल्फर के साथ, वो हम आगे देखेंगे। इन सब के साथ ये क्या बना सकता है? सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, एज वेल एज, एंड ना लिखो, एज वेल एज multiple bonds, that is double and triple bonds भी बना सकता है। डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड किसके साथ? डबल विद ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। भी करके दिखाएंगे, ये सब कर सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि विच आर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? हमको पता नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं, मैं मालूम नहीं है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, पता नहीं है। चलो अब देखो, मेरा कहने का मतलब है, ये देखो O है, अब O में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? आउटर में 6 है और एक H है, ये ठीक। H ने क्या अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और इसने डुप्लेट पूरा कर लिया। अच्छा, अब इसने O ने ऑक्टेट पूरा कर लिया क्या? तो बोलो O का H के साथ H2O बन गया। अब मुझे बताओ, एक है मेरे पास NaCl, मैंने इसको 1440 केल्विन पे गर्म किया, तो क्या पिघल जाएगा? और साथ ही पिघलेगा, थोड़ी देर और गर्म करोगे ना, Na सोडियम की वेपर अलग उड़ जाएगी और क्लोरीन अलग। मतलब मैं ज्यादा हीट ना करूं, NaCl को इससे ग्रेटर देन बस 1440 कर दूं तो इतने में तो मेल्ट होता है। और जब वेपराइजेशन होगा तो हवा में नमक नहीं जाता है, सोडियम की अलग वेपर जाएगी और क्लोरीन गैस अलग बन के जाएगी। तो यहाँ एक है इसलिए ऐसा कर दिया, बाकी आप बना कर, सही है। अच्छा ये बताओ, पानी को तुम कुकर में बिल्कुल बंद करके उबालो तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाता है ना कुकर में, 600 पहुंच जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तभी तो जल्दी छोले पक जाते हैं। वरना बटलोई में घिलाते रहो 6 घंटे तक, छोले पकेंगे और वहाँ 10 मिनट में पक रहा है। तो अगर मैं कुकर में पानी रख के 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूं तो तब भी वो टूट जाएगा कि भाप ही रहेगी? तो मतलब उसका H2O का मजाल है, तुम एक बॉन्ड तोड़ पाओ। अलग अलग हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, लेकिन वेपर में भी वो H2O ही रहा। बोलो बात सही है। तो इसी वजह से तुम्हें मालूम है डायमंड में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, बताओ वो कोवेलेंट है कि आयनिक? 5000 केल्विन चाहिए तोड़ने, इतना चाहिए। और नहीं तो तुम्हारे गैस चूल्हे की इनकैंडिसेंसी 4000 केल्विन है, पेंसिल की लेड रख के देख लेना, मजाल है पिघल जाए। नहीं पिघली, क्योंकि ग्रेफाइट की खुद की 4777 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, और कार्बन की ग्रेफाइट तो पेंसिल में होती है कि नहीं? तो बोलो कोवेलेंट मजबूत हुआ कि ये NaCl है कि नहीं? तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हुए जो बनाना। सेकंड देखो, तो पहली कैरेक्टर क्या हो गया? टेट्रावैलेंसी। हेडिंग डालोगे तो टेट्रावैलेंसी, नहीं तो इसको हाईलाइट कर देना। टीचर यही वर्ड देखना चाहता है, ये लिख दिया तो सब सही है, और नहीं लिखने पे कुछ भी सही नहीं है। और दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का क्या मतलब है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे फास्फोरस है, क्या वो P4 बनाता है? और सल्फर एसिड तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अच्छा मुझे बताओ, फास्फोरस क्या 15 है? वहां देखो 15वें नंबर पे आ रहा है, तो 15 लिखा है कि नहीं फास्फोरस के ठीक ऊपर? 14th ग्रुप में देख, 15th ग्रुप में N के नीचे P है, देख लो 2, 8 और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? ये P है, देखो 1, 2 दिखाया, और फिर इसके बाद
तीसरा, चौथा, पांचवा है। यहाँ भी P दिखाओ, ये है। अब इसके बाद एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो P, तो 2 यहाँ रख दो, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 5 दिखा रहा हूँ, देखो सब में, एक एक और एक, ये सही है। तो ये जो है कहे, ये क्या करेगा बताओ, इसके साथ एक ले लेगा, देखो इसको 3 है, 5 में 3 और चाहिए ना, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक, तो मैं ज्यादा ना करते हुए बस शेयरिंग पे दिखा दे रहा हूं। एक इससे लिया, हमें ज्यादा तो करना नहीं, एक ये वाला इससे ले लिया, अब एक की शेयरिंग किससे कर ली बताओ, तो कर लिया नहीं, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए, 3 मिल गए इसको। अच्छा इसने क्या किया, बोला हम भी शेयरिंग करेंगे, एक तो पहले ही कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं, इससे इसको भी प्रेरणा मिली कि 2 हम पहले ही कर चुके हैं, क्यों ना तीसरी कर ली जाए। फिर ये बोला हमारी तो सब हो गई। तो ये क्या, ये किसका बन गया स्ट्रक्चर, P4। बोलो बात समझ में आ गई। अब एसिड कैसे बने, सल्फर, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ये सल्फर है, बुक में क्वेश्चन भी है, ये सल्फर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ये देखो सल्फर में क्या होता है बताओ, सल्फर के बारे में कोई बताए, S16 होता है, 16 का क्या मतलब है, तो जब आउटर में 6 है तो इसको कितने की जरूरत है, 2 की। तो देखो 2, इसने कहा हम 4 पीछे छिपा लेते हैं, 6 है ना, एक एक बाहर रखेंगे, इससे तुम शेयरिंग करो, इससे तुम, नहीं तो हमारे ही कोई ले जाए। 2 तुम्हें चाहिए तो 2 ही टिफिन आगे रखो, अपना सारा खजाना मत सामने रख दो, 2 रखो। तो 2 इसने रखे कि नहीं, एक इसकी तरफ रखा कि लो आओ शेयरिंग करो, और एक किसकी तरफ, और 4 पीछे छिपा लिए। ये भी यही करने वाला है, देखो पेयर में रखा करो अंशिका, 4 इसने पीछे और एक इसके सामने रख दिया, और एक इस वाले के सामने, इसने भी एक इसके लिए रखा और एक किसके लिए, इसके लिए, और कितने पीछे छिपा लिए, 4। बोलो बात सही है। इसने देखो 4 तो पीछे छिपा लिए, एक इसकी तरफ और एक, सही है। ये हमेशा मतलब पूछा जाता है 2 नंबर का सल्फर, तो आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, और फिर एक इधर और एक इधर। यहां देखो एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ, इसने भी क्या किए, 4 से शेयरिंग नहीं करना है, एक एक रखना है, एक ये भी, एक इधर रखा, एक इधर रखा, और 4 कैसे करिए। देखो ऐसा कोई सल्फर बचा है जिसके पास मैंने 6 न दिखाए, सबका 6 दिखा दिया। इसने क्या किया, देखो कह रहा तुम एक दो, तुम एक दो, और लो मेरा घेरा पूरा हो गया, ये खुश हो गया, मेरा तो घेरा पूरा हो गया, खुश हो गया। एक इससे लिया, और ये क्या कह रहा है, तुमने हमसे लिया, तुम भी तो अपना एक दो, और मेरा भी घेरा पूरा। इसने भी इससे एक लिया, इससे एक लिया। अब ये भी क्या करेगा, मतलब इसने दोनों से लिया और अपना इसको भी दिया। देख लो ये सर्कल उसके अंदर जा रहा, उसका सर्कल इसके अंदर जा रहा। अच्छा ये क्या करेगा बताओ, अपने अगल बगल वालों से एक एक ले लेगा, इस वादे के साथ कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो क्या हम भी तुम्हें देंगे। ये देखो ले लिया। ये सल्फर क्या करेगा, क्या इन दोनों से एक एक ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये देखो कर लिया कि नहीं। अब ये सल्फर क्या करेगा, एक इससे लेगा और एक इससे, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये देखो ये सल्फर क्या करेगा, एक इस देखो ये है तो किससे किससे लेगा, इससे भी एक लिया और इससे भी। अभी ये बचा तो ये क्या करेगा, that is it will take from both। बोर्ड बात समझ में आ गई। So this is acid। तो हमने देखा हाँ हर एक के पास एक है, सर एक सल्फर बच गया।
लो, ये कभी और बचा है। सही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फास्फोरस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसको कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन में ऐसा कैटिनेशन है कि कोहिनूर जो है 200 मिलीग्राम का था, और जब इसकी खुदाई की गई थी तो ये इससे 5 गुना बड़ा था। वो एक मॉलिक्यूल था। डायमंड अपने आप में एक पूरा मॉलिक्यूल है, जायंट मॉलिक्यूल। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is known as catenation. Phosphorus can catenate up to 4 atoms. Sulfur can catenate at most up to 8 atoms. However, carbon can catenate up to millions of atoms. झोला ले आओ, पूरी आलू भर के ले आओ, मजाल है कि एक आलू नीचे गिर जाए। आजकल सब तो प्लास्टिक का ही चलन चल रहा है, तो कुछ गिरता है नहीं। और आज तो जाली वाले आते हैं, मौसम्बी के नहीं आते सब, वो भी कितना मजबूत है। सो फॉस्फोरस कैन कैटिनेट अप टू, फॉस्फोरस कैन कैटिनेट up to 4 and sulfur can catenate up to 8 atoms. However, carbon has highest self linking property. अब इतना हार्ड है डायमंड, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। डायमंड से, हीरे से कांच काट दो, कुछ भी काट दो, नहीं। सो कार्बन हैज हाईएस्ट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इट कैन कैटिनेट बियॉन्ड मिलियंस, ठीक है, या ये लिख दो अप टू फार एक्सटेंट। इट कैन कैटिनेट, ठीक है, अप टू, अभी बुक में लिखा होगा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ दिया होगा, लेकिन कहीं तक ये कैटिनेट कर सकता है। वर्सेटाइल नेचर में देखो ऐसा क्या सेंटेंस लिख दिया अगले लाइन में। सो देखो अगले पेज पे लिखा है वर्सेटाइल नेचर, कैटिनेट एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। ये क्या कर सकता है बताओ, क्या लॉन्ग चेन बना सकता है? कैन कैटिनेट up to लिख सकते हैं अप टू लार्ज एक्सटेंट लिख लो, फिर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस याद रहेगा ना। एक्सटेंट, एक्सटेंट, अच्छा ठीक है। एंड कैन फॉर्म क्या बना सकता है, देख लो, क्या कार्बन से तुम एक लॉन्ग चेन बना सकते हो कैटिनेशन से? जितनी मर्जी उतनी। अगर तुमको माचिस की तीलियां मिल जाए और तुम उनसे ब्रांच बना सको तो तुम तो बहुत कुछ बना लोगे, ब्रांच में तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए ये क्या बना सकता है, इट कैन मेक चेन कंपाउंड्स, इट कैन मेक ब्रांच कंपाउंड्स, इट कैन मेक रिंग कंपाउंड्स। अभी ऐसा रिंग भी तो बना सकता है, तो इसलिए सब कुछ बना सकता है। ब्रांचिंग अगर तुमको मिल जाए, ऐसे जोड़ने वाले नहीं होते खेल खिलौने, तो उनको उससे जोड़ा, उससे जोड़ा, उससे जोड़ा, तो न जाने कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्रांचिंग में तो बहुत स्ट्रक्चर है। तो इट कैन कैटिनेट अप टू लार्ज एक्सटेंट एंड कैन फॉर्म चेन कंपाउंड्स, ब्रांच कंपाउंड्स एंड रिंग कंपाउंड। जैसे बेंजीन का नाम सुना है कभी? ऐसे अभी हम आगे बताएंगे, सब में एच रहता है, ये बेंजीन होती है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है, जो भी हो, मतलब ऐसे रिंग, ये रिंग है।
सो क्या क्या बना सकता है, तीनों चीज बोलो सृष्टि। एक रिंग बॉन्ड, एक रिंग बॉन्ड, चेन बॉन्ड और एक बहुत अच्छा। सो इट कैन कैटिनेट अप टू लार्ज एक्सटेंट एंड मेक चेन कंपाउंड्स, branch compounds, and ring compounds. सिर्फ मुझे सार्थक ये दो बात बता दो कि कार्बन की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी है जो उसे वर्सेटाइल बनाती है। इधर देखो, इधर मत देखो, बताइए इधर में, जो उसे अपने ग्रुप में बिल्कुल अनोखा बना देती है। ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी, प्लीज बोलो। हाँ, और ये कोई बात नहीं। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ चेन नहीं, ठीक ठीक बताओ, व्हाट इज नोन एज कैटिनेशन। So carbon can catenate up to large extent. So आपको एक ये क्वेश्चन करना है और एक सल्फर का, दो करना है। हाँ, ये बना दो, ये सल्फर का अलग से, ये बुक में क्वेश्चन दिया इन टेक्स्ट में, तो आप अगला पेज खोलेंगे दिख जाएगा। मेक द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ सल्फर, ये देखो ऑक्सीजन और पहले होगा, नहीं दिखा है? कोई बात नहीं, और पहले होगा, और पहले देखा किसी को? सर मेरे तो क्या ज़्यादा करना क्या इसमें है, ये देखो यहाँ सर सल्फर का ये है ना, ठीक है। इससे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ जाता है और वो काफी मजबूत। हटा दें।